Hello students, today we will discuss sinking fund method for the calculation of depreciation charge. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली सिंकिंग फंड मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है, ठीक है ना, जैसे लेट सपोज P इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन, कोई भी जो जनरेशन पे जो मशीन लगी हुई है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, लेट्स से दैट P एंड लेट्स से S इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, यानी जब उसका यूज हो जाएगा उसके बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू बचती है वो हमने एज्यूम कर ली S एंड N इज हेयर यूजफुल लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट या मशीन, जो भी आपका है इंस्ट्रूमेंट मशीन बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों क्या करते हैं इस सिंकिंग फंड मेथड के अंदर, टोटल जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो क्या हो जाएगी इसकी P माइनस S, यानी जो उसकी इनिशियल वैल्यू है उसको फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो कॉस्ट बचेगी वो क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है जब आपने परचेज किया तो 1000 रुपये का था वो, ठीक है ना, जब वो बेकार हो गया, ठीक है ना, यानी जब वो स्क्रैप हो गया तो उसकी जो कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है ना। तो जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी 900, यानी अगर क्योंकि ये क्या है उसकी स्क्रैप कॉस्ट है, यानी जब मशीन आपकी डैमेज होगी उसके बाद अगर उसको हम बेचेंगे, ठीक है ना, तो वो हमें मिलेगी स्क्रैप वैल्यू उसकी 100 रुपये मिल रही है, प्लस में अगर हम उसमें 900 ऐड और कर दें तो हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं इस सिंकिंग फंड मेथड के अकॉर्डिंग, एवरी ईयर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने जो सिंपल मेथड देखा था या परसेंटेज मेथड देखा था, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, उनके अंदर हम इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कुछ उसमें हमने डिपॉजिट कर दिया डेप्रिसिएशन, जैसे सपोज हम 900 रुपये हमें 9 ईयर के अंदर अर्न करना है, ठीक है ना। लेट्स से अगर इस इंस्ट्रूमेंट की जो यूजफुल लाइफ है वो क्या है 9 ईयर, ठीक है ना, यानी 9 साल बाद उस इक्विपमेंट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से कुछ, यानी ये क्या इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 900, तो हमें इस तरह से कुछ कॉस्ट अर्न करनी पड़ेगी जो इस कॉस्ट रिप्लेस कर दे, ठीक है ना। जैसे लेट्स से हमने 90 रुपये पर ईयर हमने एक साइड में रख दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो जो 90 रुपये है उसमें जो एनुअल इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं, प्लस में इंटरेस्ट। इस तरीके से नेक्स्ट ईयर हम 90 रुपये और डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180, तो जो 180 पे इंटरेस्ट लगेगा उसको इंक्लूड करेंगे, यानी अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो क्या है कि 9 ईयर बाद उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हम रिप्लेस कर सकें, ठीक है ना। तो सिंकिंग फंड मेथड के अंदर ये हमने एज्यूम कर लिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है क्या उसकी P माइनस S, P क्या है इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, S क्या है स्क्रैप वैल्यू या फाइनल वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है ना। तो इन दिस मेथड a fixed depreciation charge is made every year. In this method a fixed depreciation charge is made every year। जो हम लास्ट सिंपल मेथड था या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड था उसमें हमने देखा था वही हम अज्यूम कर रहे हैं, बट हेयर वी इंक्लूड इंटरेस्ट अर्नड ऑन
दिस वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमने डिपॉजिट की है फर्स्ट ईयर के अंदर, देन सेकेंड ईयर के अंदर, देन हम गो ऑन डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। वी विल इंक्लूड इंटरेस्ट इन दिस अमाउंट, ठीक है। सो टोटल कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज is such that total annual installment plus interest will be cost of replacement। जो पर्टिकुलर मशीनरी है उसको रिप्लेस करने के लिए जो हमें कॉस्ट चाहिए वो क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हम एनुअली डिपॉजिट कर रहे हैं प्लस में इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया। कुल मिला के जो एनुअली हम डिपॉजिट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज और उसका जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर सर्टेन ईयर इट विल बी रिप्लेसिंग वैल्यू, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट की रिप्लेसिंग वैल्यू है उसके इक्वल जाना चाहिए ना। तो मैथमेटिकली इसको हम देखेंगे, जो स्क्रैप वैल्यू होगी या जो फाइनल वैल्यू होगी क्या होगी। तो हमने ये एज्यूम किया था पीछे, पी क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, एस क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, एन के यूजफुल लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना। लेट अस सपोज Q is set aside as depreciation। Q set aside as depreciation, यानी हम Q अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं एज ए डेप्रिसिएशन या इंस्टॉलमेंट रख रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है ना। हम एवरी ईयर Q अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं एज ए डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। So that n amount n Q at annual interest R ना। तो जो ये हमने अमाउंट रखा है, डिपॉजिट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसको अपने पास रखेंगे, इसको हम डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, लेट्स से दैट इंटरेस्ट रेट इज आर, है ना। क्यों अमाउंट हम रख रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, आर क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो आफ्टर 1 ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या 1 ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी क्यू, तो हमने डिपॉजिट किया था, ठीक है ना, प्लस में क्यू आर, ये क्या है इसका इंटरेस्ट, ये क्या है डेप्रिसिएशन प्लस में इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी फर्स्ट ईयर के आफ्टर जब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वी हैव क्यू प्लस क्यू आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर, ठीक है। देन एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो जो ये सेकेंड ईयर के लिए, यानी जब आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो जो ये अमाउंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा उसके लिए कैपिटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ये अमाउंट अपना डिपॉजिट है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी
विल बी, तो ये क्या आपका क्यू प्लस क्यू आर, ये तो क्या है जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, प्लस इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो ये क्या है इंटरेस्ट रेट है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बचा हुआ है, देखो तो ये क्यू आर क्यू, ये क्या हो गया 1 प्लस क्यू आर, ठीक है ना, यहाँ से क्यू कॉमन है, ठीक है ना, क्यू यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस, सॉरी ये क्या है इधर क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये क्या बचा, आपने क्यू कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये अमाउंट हो गया। इसको फर्दर सिंप्लाई कर सके हैं 1 प्लस आर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस आर का स्क्वायर, इसका अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2r एंड आर स्क्वायर, ये हो गया ना इस तरीके से। इसी तरीके से इसका जो अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, जब तीसरा साल स्टार्ट होगा, इसके लिए ये डिपॉजिट हो जाएगा प्लस इसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें, ठीक है ना, तो फॉर द एन ईयर हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ एन ईयर, ठीक है ना, ये क्या है एन है, दूसरे साल के लिए है ना, एट द एंड ऑफ एन ईयर, ठीक है ना, वैल्यू विल बी 1 प्लस आर पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर एन ईयर आपका अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका। इसको अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिखूं तो इसको लिख के क्या इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, क्यों 1 प्लस आर एन माइनस 1, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, देन 1 प्लस आर एन माइनस 2 प्लस 1 प्लस आर एन, ठीक है ना, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, इस सीरीज़ को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल फंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फंड विल बी, इसको हम सोल्व करेंगे इस सीरीज़ को तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टोटल फंड क्या आपका P माइनस एस, जो एट द एंड ऑफ एन ईयर बचा है आपके पास, P माइनस एस क्या बचा आपके पास Q 1 प्लस आर की पावर n माइनस डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q की वैल्यू आ जाएगी P माइनस एस, ये इधर आ जाएगा तो ये बचा आपके पास P माइनस एस आर 1 प्लस आर माइनस 1, तो बेसिकली जो Q आपका ये सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड यानी जो हम एवरी ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है ये सिंकिंग फंड है, ठीक है ना। तो सिंकिंग फंड विल बी, ये हो जाएगा आपका, फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू आर 1 प्लस पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईच ईयर का कितना आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपका एवरी ईयर का फंड आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।